आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। स्वागत है बात कांग्रेस की, जहां एक बार फिर से महाभारत छिड़ गई है। राज्यसभा में एंट्री पाकर पवन खेड़ा और हमलावर हो गए हैं और इस बार कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर से भिड़ गए हैं। G7 मीटिंग में पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात की, भारतीय नाविकों के मौत पर अपना विरोध दर्ज कराया। शशि थरूर ने इस कदम की तारीफ की जो पवन खेड़ा ने थरूर विरोधी मोर्चा खोल दिया। पवन खेड़ा ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा, मेरे सीनियर सहयोगी शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वे वो बातें भी सुन सकते हैं जो मोदी ने कभी कही नहीं। आपको बता दें कि थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत का स्टैंड क्लियर किया। यह संदेश देना जरूरी है कि युद्ध के समय कमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले आम नागरिकों और नाविकों को लड़ाई का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वो सैनिक नहीं होते और यही संदेश पीएम मोदी ने दिया है। The reality of the world is that the US is an indispensable power in the world, and India can't just turn its back on the US, even if there have been a couple of actions and statements that may have hurt our feelings. When it comes to the Indian sailors, the Prime Minister rather forcefully made his point, both in the public speech and I understand privately, that you have to understand that we have sailors in various ships. It was not an Indian ship. But even in other countries' flag vessels, there are lots of Indian crew and sailors. But as a general principle, what Mr. Modi has said is right. That is that seafarers should be exempt from combat attacks. Shashi Tharoor sir has certainly praised the Prime Minister Narendra Modi and has said that he has forcefully conveyed his message about the sailors. So No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement, but I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now, in that joint statement, not the joint statement, sorry, MEA ka readout, there is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of 3 Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by assertion made by Narendra Modi with Donald Trump? देखिए, शशि थरूर ने प्रधानमंत्री की तारीफ की तो उस पर पवन खेड़ा थोड़े नाराज भी हो गए और यहां तक उन्होंने कहा कि महामानव के जो फैन हैं या महामानव के जो भक्त हैं उनको वो भी सुनाई दे जाता है जो उन्होंने नहीं कहा होता। और ये अपने ही नेता शशि थरूर के बारे में पवन खेड़ा कह रहे थे। अब कांग्रेस में इन दो नेताओं के बीच की जो जंग है हर्षवर्धन जी, वो क्या है? हालांकि शशि थरूर जो लाइन लेते हैं उस पर हमेशा कांग्रेस कंफर्टेबल रहे ऐसा दिखता नहीं है। कांग्रेस हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाती है वो जब पीएम की तारीफ करते हैं, लेकिन शशि थरूर करते हैं, सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। देखिए, मैं 3 लाइनें पढ़ देता हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट में मैरीटाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नागरिकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और सी फेयरर्स बिना किसी भय के अपना काम कर सकें। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। जब G7 में प्रधानमंत्री बोल रहे थे उसमें ये बाकायदा स्टेटमेंट है और ट्रंप उनके बगल में बैठे हुए थे। अब इसका दूसरा पहलू है, जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है जिसमें ट्रंप और मोदी थे, वहां ये बात नहीं, वहां बहुत छोटा रीड आउट था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वाली लाइन नहीं थी। तो एक तरह से कहें कि राजनीति के लिहाज से दोनों अपनी अपनी जगह ठीक खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जो इंटरनेशनल फोरम था, जो G7 का बड़ा स्ट्रांग पावरफुल फोरम है, वहां ये सारी बातें, और वहां से पीएम ने ये नहीं कहा है, वहां कोविड का भी बताया, वहां अपना जो साउथ
जो ग्लोबल साउथ की बात होती है उसकी चिंता भी बताई। वहां यह भी कहा कि हम किसी से मदद नहीं चाह रहे हैं, हम साथ चाह रहे हैं, हम हिस्सेदारी चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह बात कांग्रेस को बहुत ही खराब लगी होगी कि शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट को स्टेट्समैनशिप वाला भाषण कह रहे हैं। तो ये तो कैसे अच्छा लगे। और खेड़ा साहब तो अभी तो राज्यसभा सदस्य बने हैं, तो लंबे समय से जो कर रहे थे वहां तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्वाभाविक सा है, दोनों अपने अपने पक्ष पर उनके पास अच्छा खासा एक कहें कि मसाला है। अब पवन खेड़ा ने जो कहा उस पर मैं शशि थरूर का भी बयान सुन रही थी। शशि थरूर ने जो पलटवार किया है वो भी पढ़ रही थी। शशि थरूर ने कहा कि मैं पढ़ लिख कर बोलता हूं, मैं जो भी बोलता हूं वो पढ़कर बोलता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं और मैंने जो पढ़ा है रिपोर्ट्स में उसके हवाले से ही मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। और मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मैंने किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जो मैं पढ़ लेता हूं उसे कभी भूलता नहीं हूं। तो ये भी पवन खेड़ा को ही वो इशारों में संदेश दे रहे थे राजकुमार जी। देखिए, पहली बार नहीं हुआ है जब शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, और ये पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस ने उस पर असहजता दिखाई है। एक बात हमें समझनी होगी कि शशि थरूर राजनेता बनने से पहले बहुत अच्छे कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। डिप्लोमेटिक इश्यूज की उनकी समझ पवन खेड़ा से निश्चय ही ज़्यादा होगी। और जहाँ तक पवन खेड़ा कह रहे हैं उनकी बात में फोर्स नहीं था, तो डिप्लोमेसी की भाषा अपनी एक अलग होती है और उसका फोर्स का पैमाना क्या है पवन खेड़ा बेहतर जानते होंगे। मुझे लगता है कि हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से देखना, उस पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेटिक फोरम पर तमाम इश्यूज़ पे, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात है, भारतीय जहाज़ों पर जो हमला हुआ, नाविकों को जो नुकसान पहुंचा उसकी भी बात है, उस अपनी बात स्पष्टता से कही है। उस फोर्स का क्या पैमाना है पवन खेड़ा ने भी स्पष्ट नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ों को राजनीति से इतर रखना चाहिए। और दो राष्ट्राध्यक्ष जब बात करते हैं तो उसका एजेंडा बहुत स्पष्ट होता है, बहुत संक्षिप्त में भी बात कही जाती है। कोई झगड़े की अंदाज में बात नहीं होती कि मैं अपने फोर्सफुल बात कर रहा हूँ, आप मेरा जवाब दीजिए, ऐसे तो बात होती नहीं है। आपने अपने कंसर्न अपने रेज किए, अपनी बात कह दी, आपका देश क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, दूसरी तरफ से जवाब आया, उन्होंने अपनी बात कह दी। तो डिप्लोमेसी की अपनी भाषा होती है और राजनीति की भाषा से अलग होती है। अब इस डिप्लोमेसी पर कांग्रेस का अपना पक्ष है। कांग्रेस हमेशा कोई ना कोई त्रुटि ढूंढती है, कोई ना कोई कमी ढूंढती है और उसे आधार बनाकर प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधती है, फॉरेन पॉलिसी पर भी निशाना साधती है। यहां भी कांग्रेस समीर जी यही खोज कर रही थी और इसमें नहले पर दहला ये हो गया या सोने पर सुहागा ये हो गया कि उनके नेता ने तारीफ कर दी, तो रिएक्शन तो बनता था। देखिए, अब शशि थरूर और पवन खेड़ा की बात करें तो शशि थरूर का कांग्रेस के अंदर सूर्यास्त का समय है और पवन खेड़ा इस समय कांग्रेस के उभरते हुए सितारा है। जिस तरीके से उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ पत्रकार वार्ता ली थी, उसके बाद से वो जो हीरो बने राहुल गांधी की नज़र में, उनको राज्यसभा भेजा गया और वो बहुत आक्रामकता से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, शशि थरूर राजनेता नहीं है। वो अगर नेता होते तो वो समझते हैं कि भाई मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में मुझे प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना आक्रोश है, मुझे किस तरीके से बयान देना है, बयान देना है कि नहीं देना है। शशि थरूर को बयान देने की जिम्मेदारी नहीं थी पार्टी की तरफ से, लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे आदमी है, वो राजनीति से परे हैं, सांसद जरूर है तिरुवनंतपुरम से, और तमाम मोर्चों पर वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे। कई बातें उन्होंने ऐसी कही है जिससे कांग्रेस असहज का शीर्ष नेतृत्व असहज होता रहा। और केरल चुनाव के पहले तो ये लग रहा था कि शायद शशि थरूर पाला बदल सकते हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए या भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां बन रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शशि थरूर भी जानते हैं कि अब उम्र के इस पड़ाव में अगली बार उनके पास बहुत राजनीति बची नहीं है और वो जिस तरीके से राजनीति करते रहे, उनका वो हमेशा सच को सच और गलत को गलत बोलते रहे। नेहरू में भी जब कोई प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी बोलती रही, उन्होंने हमेशा नेहरू का बचाव किया, नेहरू को लेकर उनके जो बयान रहे वो भारतीय जनता पार्टी को असहज करते रहेंगे। तो शशि थरूर की अपनी एक शैली है राजनीति करने की, बयान देने की, वो उस पर कायम रहते हैं। पवन खेड़ा ने कांग्रेस का पक्ष रखा है, शशि थरूर ने जो सच था उसका पक्ष रखा है। लेकिन आप जिस पार्टी में, उस पार्टी को अगर असहज होगा तो निश्चित रूप से आप उस पार्टी के अंदर राजनीति कैसे करोगे। एक राजनेता के रूप में शशि थरूर को देखना चाहिए। फिलहाल पवन खेड़ा ने जिस तरीके से शशि थरूर पर कहा है, निश्चित रूप से शशि थरूर को भी ये पसंद नहीं आया होगा कि उन्होंने एक जो नॉर्मल बात कही थी उसको इतनी आक्रामकता से पवन खेड़ा ने उनके ऊपर नाम लेकर जिक्र किया है। अब ये बात के आगे बढ़ेगी या मुझे लगता है मामला शांत होगा। शशि थरूर इस तरीके से करते रहते हैं, कांग्रेस भी उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देती नहीं, नजरअंदाज करके चलती है। लेकिन बड़े आक्रामक, बड़े एग्रेसिव होकर पवन खेड़ा ने बोला है कि महामानव मोदी के भक्तों को वो सुनाई दे जाता है जो मोदी ने कभी कहा ही नहीं। ये लाइन तो शशि थरूर को चुभेगी संगीत जी। देखिए, शशि थरूर को चुभाने के लिए ही बोले हैं पवन खेड़ा, लेकिन एक बात तो जो राजकुमार जी ने कहा वो बात बहुत सच है कि शशि थरूर हमेशा अपनी मन की बात कहते हैं
और मन की बात का मतलब है कि जो उनको अच्छा लगता है वो बोल जाते हैं। समीर जी ने कहा कि जब नेहरू की बात आती है तो नेहरू की प्रशंसा में वो भी बोलते हैं, और जब नेहरू की भारतीय जनता पार्टी जब उनकी आलोचना करता है उनके विदेश नीति की, तब शशि थरूर उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो वो वही बोलते हैं जो उनके मन की बात है। अब राजनीति में हमेशा मन की बात नहीं होती है। राजनीति में तो मन से नहीं होता है ना, हृदय से नहीं होता है। राजनीति में तो हमेशा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग ये कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की हमेशा आलोचना करो। राहुल गांधी को वो व्यक्ति क्यों पसंद आएगा जो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को रोज वो सुबह उठते शाम उठते गाली देते हैं, कोसते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी कोसती है, भारतीय जनता पार्टी को कोसती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को कोसती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति नहीं होता तो आज हम 14 साल से हम बाहर, सत्ता के गलियारे से बाहर नहीं होते। ये व्यक्ति कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है, आने वाला जो है चुनाव में भी ये जाता हुआ नहीं हमको दिख रहा है। तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी उनके टारगेट पर पहले हैं। इसलिए हर मुद्दे पर, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो एक छोटा सा कहीं पर दंगा हो गया हो, हर बात के लिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को कोसती है। आपने देखा होगा हर समय राहुल गांधी की एक ही भाषा होती है, कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ उनका नेता उनको कह रहा है कि हम कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हो, आप जाकर के G7 में अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख पाते हो जिस तरीके से आपको रखना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि जैसे तू तड़ाक की भाषा राहुल गांधी करते हैं, ट्रंप के साथ तू तड़ाक की भाषा में नरेंद्र मोदी बोले। अब सबकी भाषा और शैली तो अलग अलग होती है, उस तरीके से राजनीति और डिप्लोमेसी में की तो भाषा होती नहीं है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां करना तो बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने बोला, जो सबको सुनाई देती है। दो चीजें होती हैं, जो द्विपक्षीय होता है उसमें तो दो ही लोग सुनता है ना, जब पूरे प्लेटफॉर्म पर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुन रही होती है कि आपका क्या स्टैंड है, किन मुद्दों पर स्टैंड है, और वहां प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अब ये बात जो है वो उनको गवारा नहीं है। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि पवन खेड़ा की बातों में जो है वो तल्खी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है कि दो लोग आपस में कुश्ती कर रहे हो, तो हमको तो देखने में तो अच्छा रहे। जैसे दांतों का डॉक्टर, दो लोग एक दूसरे के दांत तोड़ रहे हो तो दांतों के डॉक्टर को तो अच्छा ही लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता है जब शशि थरूर अनकंफर्टेबल कर देते हैं, खासकर जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, प्रधानमंत्री की वो तारीफ करते हैं। बहरहाल बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं, जहां राजनीति में सबसे बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। कई दिनों से बगावत की लुका छिपी का आज क्लाइमेक्स सामने आ सकता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज शिवसेना यूबीटी में औपचारिक टूट का ऐलान हो सकता है। खबर है कि 6 बागी सांसद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उद्धव गुट से अलग होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हुई मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो फुटेज और उन्हें सौंपे गए लेटर की कॉपी सार्वजनिक करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने उद्धव गुट छोड़ने का फैसला क्यों किया। कल अमित शाह महाराष्ट्र में थे। एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना प्रमुख उन्होंने बताया था, जिस पर संजय राउत भड़क गए थे। शिवसेना सांसद ने कहा कि अमित शाह बार बार कोर्ट और महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट में 4 साल से फैसला पेंडिंग है कि असली शिवसेना कौन है, लेकिन अमित शाह बार बार शिंदे को असली शिवसेना बताने में जुट गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उद्धव ठाकरे से मिले हैं। मातोश्री में मुलाकात हुई है, जिससे नई राजनीतिक कटकलें शुरू हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर डीके शिव कुमार ने भी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर तस्वीरें डाली हैं और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की बातें उन्होंने कही हैं। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूं। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी ना कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा।
अब देखिए, संजय राउत बेशक नाराजगी जता दें, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो चल रहा है वो तस्वीरों के जरिए भी सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में एक हाई प्रोफाइल सियासी शादी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स के बड़े बड़े दिग्गजों ने शिरकत की। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी से शादी हुई है। सारंग के पिता अरुण लखानी हाल ही में वो महाराष्ट्र के विधान परिषद के निर्विरोध चुने गए हैं। शादी में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले के समधी अरुण लखानी को बीजेपी ने वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए टिकट दिया था। तो महाराष्ट्र की सियासत की जब हम बात करते हैं समीर जी, तो रिश्तेदारियों की बात करना भी जरूरी है। पिता किसी और पार्टी में, बेटी किसी और पार्टी में, भतीजा कहीं पर है, चाचा कहीं पर है, सब कुछ मिला हुआ है, मेल जोल है रिश्तेदारी का। निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार का व्यक्तिगत संपर्क और संबंध रहा है। और शरद पवार तो भले ही कांग्रेस में रहे, उनके संबंध सारे पार्टी से रहे। जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती थी, शिवसेना को जरूरत पड़ती थी, वो उनकी भी मदद करते ना। तो मुझे लगता है कि शरद पवार के प्रति व्यक्तिगत जो सम्मान रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तमाम दलों का, जो शरद पवार के एंटी राजनीति करते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंधों के कारण उनकी अपनी पोती की शादी में उपस्थित हुए हैं। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में आए थे और तमाम जिन लोगों की भी तलवारें खिंची हुई है, कल सब वहाँ पर एक दूसरे से गले मिलते हुए, साथ में भोजन करते हुए नजर आए। और कई तमाम राजनीतिक चर्चाएं भी है और राजनीतिक मुलाकातें भी हुई है। डीके शिव कुमार तो उद्धव ठाकरे के पास गए कल, हालांकि जब उद्धव ठाकरे का सब कुछ लूट गया उसके बाद गए, वो पहले जाते रहो शायद कुछ उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है कि डीके शिव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता से बहुत गोपनीय मुलाकात भी डीके शिव कुमार की हुई है। अब वो क्यों बैठक हुई है, ये बड़ा एक राजनीति के अंदर बड़ा सस्पेंस है कि डीके शिव कुमार ने बीजेपी के एक बड़े नेता से महाराष्ट्र में क्यों बैठक की, क्या उसका कोई असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में दिखने वाला है। और डीके शिव कुमार जिस तरीके से कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के अंदर अपने आप को एक बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। और शायद यही कारण रहा कि कल वो उद्धव ठाकरे से मिलने गए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तमाम नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई। और अभी मुझे लगता है कि कल शादी निपटी हुई है, 4-5 दिन अभी सब नॉर्मल होगा। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उठापटक दांव पे शुरू होगा और आने वाले दिनों में कुछ और नई टूट नजर आ सकती है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ जो 6 सांसदों ने साथ छोड़ा है, वो संभावना है कि वो कल शायद पत्रकार वार्ता लेंगे, क्योंकि एक सांसद का जो मर्डर केस है, उसके पिता का जो मर्डर हुआ था, उसका फैसला कल आना है। तो शायद इसके कारण मुझे लगता है पूरा मामला रुका हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि शायद अभी उसमें से वो सांसद मनेसर में है, अभी महाराष्ट्र में है भी नहीं सांसद, तो हो सकता है कि ये कल पत्रकार वार्ता ले और सामने आकर पूरे कारण बताए और कल विधिवत रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अंदर वो शामिल हो जाए। तो मुझे लग रहा है कल बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी सब शादी की थकान से निकल रहे होंगे, आने वाले दिनों में बड़ी राजनीति महाराष्ट्र में देखने देखिए, उद्धव की पार्टी का क्या होगा ये तो मोटा मोटी साफ हो गया है। लेकिन जिस हाई प्रोफाइल शादी की हम बात कर रहे हैं, कहने को तो ये शादी समारोह था, इसमें इन्विटेशन के आधार पर लोग शिरकत करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन जब राहुल गांधी और मोहन भागवत एक ही शादी समारोह में पहुंचेंगे तो लाजमी है हर्षवर्धन जी उन तस्वीरों पर चर्चा भी होगी, उन पर बातें भी होंगी, ये पूछा भी जाएगा कि एक दूसरे पर तलवारें खींची रहती है। खासकर राहुल गांधी तो मोहन भागवत को लेकर जो कुछ कहते हैं, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इन तस्वीरों पर भी चर्चा होगी कि ये क्या है। नहीं, देखिए, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही व्यक्तिगत और निजी मसला है, लेकिन इस बहाने एक चर्चा होनी चाहिए। वहाँ अंबानी भी थे, अडानी भी थे, क्योंकि राहुल जी और मोहन जी की आप बात कर रहे हैं। वहां पर जितने बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के, वो सब पहुंचे हुए, सारे अभिनेता थे। वहां टूटने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं। वहां जिनको कहा जाता है कि गवर्नमेंट बिक गई है, तो बिक जाने वाले भी थे, खरीद लेने वाले भी थे। और इनके आधार पर जो इस जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया है, सोशल जैसा तो कुछ है नहीं, तो वो जो क्या कहते हैं उसको फैटम फैटी करते हैं ना, ये सही शब्द रहेगा, उनको जरा सोचना चाहिए। वहां गए, बढ़िया सा भोजन करके आए, एक ही टेबल पर बैठे थे, जो जिस तरह का पेय, जो जिस तरह का खाद्य जिसको जो पसंद था वो सब ले रहा था। वहां कोई किसी में कड़वाहट नहीं थी। उनके आधार पर जो लोग करते हैं, और यहां ये तो अच्छी बात है कि भाई सुप्रिया सुले जी किसकी समधन हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की। तो एक तरह से हम लोग कहें कि पार्टी कब जुड़ेगी, कौन किसके साथ आएगा, वो अलग बात है। औपचारिक तौर पर भाजपा के नेता की, भाजपा के एक विधायक की वो समधन बन गई, तो गठजोड़ तो हो गया है। अब राहुल गांधी फिर क्यों गए? राहुल गांधी को तो नहीं जाना चाहिए था वहां। राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि अगर उधर रिश्ता है तो इधर नहीं होगा, ये सारे आरोप लगाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि व्यक्तिगत को सचमुच छोड़ना चाहिए, लेकिन जब इस तरह से बहुत कड़वे आरोप लगते हैं, और यहां एक लाइन आखिरी, मोहन जी ने कभी राहुल जी पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
मोहन जी अपने लक्ष्य, अपने संगठन, हिंदू समाज, उसके इर्द गिर्द बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार संघ, सरसंघ चालक और दूसरे अधिकारियों पर टिप्पणी करते रहते हैं। ये राहुल के अपने मन का विकार है या कहें कि उनकी कुछ राजनीतिक जरूरत है, ये उनको समझना चाहिए। राजकुमार जी, इसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि महाराष्ट्र की राजनीति कहने को बहुत साफ सुथरी दिख रही है लेकिन बहुत उलझी हुई भी है। जैसा भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि टूटने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, बिकने वाले भी हैं, सब एक जगह पर जमावड़ा है और बहुत प्यार से मेलजोल भी दिख रहा है। देखिए, एक तो हमारी राजनीति में जिस तरह की सोच बनी है, अभी हर्षवर्धन जी इशारा कर रहे थे, व्यक्तिगत रिश्ते अलग होने चाहिए, राजनीतिक अलग होनी चाहिए। और हमारी राजनीति की संकीर्णता कह लीजिए, कटुता कह लीजिए कि हम व्यक्तिगत रिश्तों में भी, मुलाकातों में भी वो देख लेते हैं। एक नेता के यहाँ पारिवारिक समारोह में जाना, शादी में जाना बहुत अच्छी बात है, विभिन्न दलों के लोग आए, विभिन्न विचारधारा के लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी राजनीति लगातार वैचारिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर चकुड़ती गई है, तो वो इसमें टूटती दिखी तो अच्छी बात है। दूसरा, आपने कहा महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में आपको पूरे राष्ट्र की राजनीति के दर्शन हो रहे हैं। शरद पवार मूलतः कांग्रेसी थे, कांग्रेस छोड़ी, 2 बार कांग्रेस छोड़ चुके, तीसरी बार कब वापस लौट आएंगे कोई पता नहीं है, लेकिन वो बाल ठाकरे के बड़े अच्छे मित्र थे, समीर जी जानते होंगे। बाल ठाकरे ने कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई, लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही तो 1974 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र, बंबई में, तो बाल ठाकरे ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन भी किया। तो महाराष्ट्र की राजनीति का चरित्र शेष देश की राजनीति से अलग भी है और उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी करता है। जहाँ तक टूट फूट की बात है, मेरा ख्याल है जो सांसद की बात समीर जी कह रहे थे कि वो फैसला आने वाला, उनके पिता की हत्या के मामले, वो फैसला आ चुका है और उसमें कांग्रेस के जो जितने नेता आरोपी थे वो सब बरी हो चुके हैं। तो वो जो सांसद में बताया जा रहा था कि मनोवैज्ञानिक दबाव है फैसले का, वो दबाव उनका हट चुका है और वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करें या कल करें, वो तस्वीर सामने हो जाएगी शिवसेना दूसरी बार टूटती है कि नहीं टूटती है। लेकिन एक बड़ी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ये है, इस टूट फूट के बीच तोड़ने की बात हुई, तोड़ने वालों की बात हुई, खरीदने वालों की, बिकने वालों की, जो दल टूट रहे हैं या कह रहे हैं कि उनके सांसदों विधायकों को खरीदा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए कि वो 2 दल बने हैं किस तरह का आचरण कर रहे हैं। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, ममता बनर्जी बहुत जुझारू नेता रही और जिस नेत्री ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका हो, उसके संघर्ष की क्षमता का आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्या उस तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ भतीजे की ताजपोशी के इर्द गिर्द चलना चाहिए इतने छोटी सोच के साथ? बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई, क्या उस शिवसेना को उद्धव ठाकरे और फिर आदित्य ठाकरे की ताजपोशी तक सीमित हो जाना चाहिए वैचारिक तौर पर? मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को क्या अखिलेश यादव या यादव परिवार की राजनीतिक प्रगति के लिए समर्पित हो जाना चाहिए? ठीक। तो क्षेत्रीय दलों को थोड़ी सोच अपनी बड़ी करनी होगी, कोई विचारधारा स्पष्ट तौर पे लोगों के सामने। संजय राउत जैसे नेता अगर साथ में है कि आज का ये संस्करण समाप्त होते आपने ऐसा कह दिया कि सारी विपक्षी पार्टियां अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, क्योंकि सब तो एक परिवार को ही किसी न किसी को करने के लिए कर रही हैं। आपने तो एक झटके में सबको, उनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होगा उद्धव ठाकरे का, वो तो सामने आ जाएगा, या तो आज या तो कल सामने आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे के पास अब कितनी शक्ति बची है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, राजकुमार जी आपका, संगीत रागी जी आपका और समीर चौगावकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।